दुनिया का सबसे लंबा युद्ध जो 10 साल तक चला, सिर्फ एक औरत की वजह से और एक ऐसे योद्धा के नाम जिसे कोई हरा नहीं सकता था। यही है ट्रॉय के युद्ध की कहानी। कहानी शुरू होती है 1200 बीसी में, जब ग्रीस के दो अलग अलग राज्यों माइसेने और थेसली की सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं। माइसेने का राजा आगामेम्नोन सामने खड़े थेसली के राजा त्रायोपास से कहता है कि उसे उसकी सेना बहुत पसंद आ गई है, जिस पर त्रायोपास साफ शब्दों में कहता है कि ऐसा संभव नहीं है और अगर आगामेम्नोन को उसकी सेना चाहिए तो उसे युद्ध करना होगा, और युद्ध जीतने के बाद वह न केवल उसकी सेना बल्कि उसका पूरा राज्य भी ले सकता है। आगामेम्नोन खून खराबी से बचने के लिए एक पुराना तरीका सामने रखता है और कहता है कि पूरी सेनाओं की जगह केवल 2 योद्धा लड़ेंगे। ट्रियोपास अपनी ओर से सबसे योग्य योद्धा भेजे और आगामेम्नोन अपनी सेना का सबसे बहादुर योद्धा बुलाए, और इन दोनों की जीत हार से पूरे युद्ध का फैसला हो जाएगा। ट्रायोपास इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लेता है और अपनी ओर से बोआग्रियुस को बुलाता है, जो लगभग 8 फीट लंबा है और देखने में बेहद ताकतवर दिखाई देता है। अब आगामेम्नोन अपनी सेना के सबसे बड़े योद्धा अखिलिस को बुलाता है, लेकिन अखिलिस वहां मौजूद नहीं होता। एक सैनिक बताता है कि अखिलिस इस फौज के साथ नहीं आया है और उसे बुलाने के लिए एक लड़के को भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर अखिलिस अपने शिविर में आराम कर रहा होता है और उसे इस युद्ध की कोई जल्दी नहीं होती। कुछ समय बाद अखिलिस युद्ध के मैदान में पहुंचता है और जैसे ही वह बोआग्रियुस की ओर बढ़ता है, आगामेम्नोन गुस्से में उसे डांटते हुए कहता है कि उसकी हरकतों के लिए उसे कोड़े मारे जाने चाहिए। लेकिन अखिलिस बिना डरे पलटकर कहता है कि तो फिर तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो, और वहां से जाने लगता है। तभी आगामेम्नोन का असलाहकार नेस्टोर बीच में आता है और अखिलिस को समझाता है कि एक महान योद्धा को इस तरह पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि उसकी एक जीत से यह युद्ध यहीं समाप्त हो सकता है और अनगिनत लोगों की जान बच सकती है। आगामेम्नोन एक अत्यंत अहंकारी राजा है जिसके अधीन कई राजा काम करते हैं, और अखिलिस भी उसी के राज्य में रहता है। लेकिन अखिलिस आगामेम्नोन से बिल्कुल नहीं डरता और इन दोनों के बीच हमेशा तनाव बना रहता है। आगामेम्नोन स्वयं भी अखिलिस से नफरत करता है, लेकिन उसे अखिलिस की शक्ति की आवश्यकता है। अखिलिस उस राजा से कहता है जो उसे लड़ने का आदेश दे रहा था कि कल्पना करो अगर कोई राजा अपनी लड़ाई खुद लड़े तो वह कितना रोचक दृश्य होगा, और यह कहते हुए वह उस विशालकाय बोआग्रियुस से लड़ने चला जाता है। अखिलिस तेजी से आगे बढ़ता है और पलक झपकते ही एक ही सटीक वार में उस दानव को पराजित कर देता है। इसके बाद वह दुश्मन की सेना के सामने खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है, इज देयर नो वन एल्स, इज देयर नो वन एल्स, यानी क्या कोई और नहीं है जो मुझसे मुकाबला कर सके। लेकिन पूरी सेना स्तब्ध रह जाती है। युद्ध जीतने के बाद आगामेम्नोन कहता है कि यह मुहर ले जाकर अपने राजा को दे देना, जिस पर अखिलिस जवाब देता है ही इज नॉट माई किंग, और वहां से चला जाता है। अब कहानी का दृश्य बदलता है और हम पहुंचते हैं ग्रीस के दूसरे राज्य स्पार्टा में, जहां स्पार्टा का राजा मेनेलाउस ट्रॉय के 2 राजकुमार हेक्टर और पैरिस से मिलता है। हेक्टर और पैरिस कुछ दिनों से स्पार्टा में रहते हैं और ट्रॉय तथा स्पार्टा के बीच शांति समझौता करवाने आए होते हैं, क्योंकि पहले इन दोनों राज्यों के बीच कई युद्ध हो चुके थे और अब वे और युद्ध नहीं चाहते। मेनेलाउस इस शांति समझौते को स्वीकार कर लेता है, लेकिन यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आता है। मेनेलाउस की पत्नी हेलेन अत्यंत सुंदर होती है और पैरिस पहले ही उसे अपना दिल दे चुका होता है। दोनों के बीच एक गुप्त संबंध चल रहा होता है, और जब पूरा स्पार्टा उत्सव में डूबा होता है, उसी समय पैरिस और हेलेन अकेले होते हैं। इसके बाद हेलेन भावुक हो जाती है, क्योंकि अगले दिन पैरिस और हेक्टर ट्रॉय वापस जाने वाले होते हैं और हेलेन को अपनी पूरी जिंदगी मेनेलाउस के साथ बितानी पड़ेगी, जो वह बिल्कुल नहीं चाहती। अगले दिन जब हेक्टर और पैरिस अपने जहाज से ट्रॉय लौट रहे होते हैं, तब रास्ते में पैरिस हेक्टर को बताता है कि वह हेलेन को अपने साथ जहाज पर ले आया है। यह सुनते ही हेक्टर अत्यंत क्रोधित हो जाता है, क्योंकि बड़ी कठिनाई से ट्रॉय और स्पार्टा के बीच शांति हुई थी और पैरिस की इस गलती से सब कुछ नष्ट हो सकता है। हेक्टर तुरंत जहाज को वापस स्पार्टा की ओर मोड़ने का आदेश देता है। पैरिस साफ कहता है कि यदि जहाज वापस गया तो वह भी हेलेन के साथ स्पार्टा लौट जाएगा। हेक्टर उसे समझाता है कि वह पागल हो गया है, क्योंकि स्पार्टा के लोग उसे मार देंगे, लेकिन पैरिस कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हेलेन को अकेला नहीं छोड़ सकता। हेक्टर समझ जाता है कि गलती हो चुकी है और यदि वे वापस गए तो मेनेलाउस पैरिस को मार सकता है, इसीलिए वह हेलेन को ट्रॉय ले जाने का निर्णय करता है। जब मेनेलाउस को यह सच्चाई पता चलती है तो वह आग बबूला हो जाता है और तुरंत अपने भाई आगामेम्नोन के पास पहुंचता है। मेनेलाउस कहता है कि ट्रॉय का राजकुमार उसकी पत्नी को भगा ले गया है, और यह केवल उसकी ही नहीं बल्कि आगामेम्नोन और पूरे ग्रीस की भी अपमान है। इसलिए वह ट्रॉय के विरुद्ध युद्ध चाहता है और उसमें आगामेम्नोन का साथ मांगता है। आगामेम्नोन इसके लिए हाँ कह देता है, लेकिन उसका उद्देश्य हेलेन को वापस लाना नहीं बल्कि ट्रॉय को जीतना होता है, क्योंकि उसका सपना है ट्रॉय पर अधिकार करना और उसके समुद्र को अपने नियंत्रण में लेना, जबकि ट्रॉय आज तक किसी से पराजित नहीं हुआ है। रात के समय जब आगामेम्नोन युद्ध की योजना बना रहा होता है, तब नेस्टोर उसे बताता है कि इस युद्ध में अखिलिस भाग नहीं लेगा, और यहीं से एक ऐसे युद्ध की नींव पड़ती है जो आने वाले कई वर्षों तक चलने वाला होता है। एगमेनोन यह सुनकर साफ शब्दों में कह देता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है कि अखिलिस वैसे भी कभी वफादार नहीं रहा और ना ही वह उसे पसंद करता है, उसे तो बस अपनी वाहवाही चाहिए होती है। एगमेनोन को भरोसा है कि उसके साथ ग्रीस के बाकी राजा और उनकी सेनाएं होंगी, इसलिए अखिलिस के जाने या ना जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं नेस्टोर उसे समझाता है कि हमने उसकी वजह से सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जंग जीती हैं, और यह युद्ध साधारण नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला है जिसमें अखिलिस की जरूरत पड़ेगी। नेस्टोर की बात सुनकर एगमेनोन मान जाता है और अखिलिस को मनाने के लिए इथाका के राजा ओडिसियस को उसके पास भेजता है।
इसके बाद कहानी हमें राजा ओडिसियस के राज्य में ले जाती है, जहां वह अपने लोगों के साथ होते हैं। तभी उसके सैनिक आते हैं और उसे आगामेम्नन का संदेश सुनाते हैं। संदेश सुनने के बाद ओडिसियस बिना वक्त गंवाए अखिलीज के पास पहुंचता है और उसे समझाता है कि यह युद्ध आगामेम्नन या उसके भाई के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्रीस के लिए है। वह कहता है कि यह वॉर इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा और इसमें हिस्सा लेने वाले वॉरियर्स का नाम अमर हो जाएगा। अखिलीज के लिए युद्ध करना और अपना पराक्रम दिखाना ही उसकी पूरी जिंदगी है, क्योंकि वह खुद को सबसे बेस्ट वॉरियर मानता है। लेकिन फिर भी वह ओडिसियस को कोई साफ जवाब नहीं देता और फैसला टाल देता है। इसके बाद अखिलीज अपनी माँ से मिलने जाता है और उससे इस वॉर में जाने के बारे में पूछता है। यहाँ उसकी माँ उसे भविष्य दिखाती है और कहती है कि अगर तुम इस युद्ध में नहीं गए तो तुम्हारी एक सुंदर पत्नी होगी, बच्चे होंगे, फिर उनके भी बच्चे होंगे और तुम एक लंबी उम्र जीकर बूढ़े होकर मरोगे। लेकिन तुम्हारा नाम कभी महान वॉरियर्स में नहीं लिया जाएगा और अगर तुम इस वॉर में जाते हो तो तुम कभी वापस नहीं आओगे, लेकिन तुम्हारा नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। एक तरफ माँ उसे रोकना चाहती है और दूसरी तरफ जाने का अंजाम भी बता देती है, लेकिन फैसला पूरी तरह अखिलीज पर छोड़ देती है। अखिलीज अपने लिए दूसरा रास्ता चुनता है और करीब 3 दिन बाद आगामेम्नन की करीब 500 सोल्जर्स की सेना के साथ ट्रॉय पर जीत हासिल करने के लिए निकल पड़ता है। यहीं से कहानी का रुख बदलता है और हमें ट्रॉय में दिखाया जाता है, जहां हेक्टर, पेरिस और हेलेन पहुंचते हैं। ट्रॉय में उनका भव्य स्वागत होता है। पेरिस अपनी पत्नी हेलेन को अपने पिता और ट्रॉय के राजा प्रायम के सामने लेकर आता है। प्रियम ये जानते हुए भी कि हेलेन मेनेलाउस की पत्नी है, बिना कुछ कहे उसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन हेक्टर इस फैसले से खुश नहीं होता और वह अब भी हेलेन को वापस भेजना चाहता है। रात के समय हेक्टर अकेले में प्रियम से बात करता है और कहता है कि अगर हमने हेलेन को वापस नहीं भेजा तो हमें एक बहुत बड़ी जंग का सामना करना पड़ेगा। वह चेतावनी देता है कि आगामेम्नन कई सालों से ट्रॉय पर राज करना चाहता है और यह उसके लिए सबसे बड़ा मौका होगा। हेक्टर मानता है कि इतनी बड़ी ग्रीक सेना से मुकाबला करना आसान नहीं होगा, लेकिन प्रियम कहता है कि उसने पहली बार पेरिस के अंदर इतना प्यार देखा है और अगर हेलेन को वापस भेजा गया तो शायद वह पेरिस को हमेशा के लिए खो देगा। वह यह भी कहता है कि ट्रॉय की दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं भेद पाया है। इधर दूसरी तरफ आगामेम्नन अपनी सेना के साथ ट्रॉय की ओर बढ़ रहा होता है। तभी वह देखता है कि सबसे आगे एक जहाज है जिस पर अखिलीज और उसके एलीट सोल्जर्स होते हैं, जिन्हें मर्मिडॉन्स कहा जाता है। अखिलीज के ये 50 वॉरियर्स बेहद खतरनाक होते हैं, जिन्हें उसने खुद चुना था और ये सिर्फ उसी के ऑर्डर्स मानते हैं। अखिलीज सबसे पहले ट्रॉय के बीच पर उतरता है और बिना रुके हमला कर देता है। ट्रॉय के सोल्जर्स पहले से तैयार रहते हैं और तीरों की बारिश कर देते हैं, जिससे कई ग्रीक सोल्जर्स मारे जाते हैं। लेकिन अखिलीज अपनी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ता है और बीच पर पहुंचते ही अपने वॉरियर्स के साथ मिलकर ट्रॉय के सोल्जर्स को एक एक करके मार देता है। जैसे ही हजारों ग्रीक सोल्जर्स को ट्रॉय की तरफ बढ़ते देखा जाता है, वैसे ही ट्रॉय के लोग डर के मारे अपने घरों में भागने लगते हैं। हेक्टर अपने कुछ लोगों के साथ बीच की तरफ पहुंचता है। इस दौरान अखिलीज अपोलो के टेम्पल को तोड़ चुका होता है और वहां मौजूद प्रीस्ट्स को भी मार चुका होता है। हेक्टर अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन उसके सभी लोग मारे जाते हैं और वह अकेला अखिलीज और उसकी सेना के बीच फंस जाता है। अखिलीज उसे मारने के बजाय उसकी जान बख्श देता है और कहता है कि वह पहले ही दिन किसी प्रिंस को नहीं मारना चाहता। वह हेक्टर को घर लौटकर अगले दिन के युद्ध के लिए तैयार होने को कहता है। इसके बाद अखिलीज का सेकंड इन कमांड उसे उसके कैंप में लेकर जाता है, जहां ब्रिसेइस नाम की लड़की को वॉर प्रिजनर बनाकर रखा गया होता है। ब्रिसेइस अपोलो के टेम्पल में मिली थी और वह ट्रॉय की प्रिंसेस होती है। वह पेरिस और हेक्टर दोनों की बहन होती है और बेहद खूबसूरत होती है। ब्रिसेइस डरी हुई होती है क्योंकि वॉर प्रिजनर्स के साथ टॉर्चर और रेप आम बात मानी जाती है, लेकिन अखिलीज उसे भरोसा दिलाता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है और वह खुद उसके हाथ खोल देता है। इसी बीच अखिलीज को आगामेम्नन की तरफ से बुलावा आता है और वह उससे मिलने जाता है। आगामेम्नन उसे कहता है कि ट्रॉय का बीच जीतकर उसने अच्छा काम किया है और यहीं से दोनों के बीच तनाव की एक नई शुरुआत होने वाली होती है। हमने आधी जंग तो वैसे ही जीत ली है, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि इतिहास सिर्फ राजाओं को याद रखता है, उनके लिए युद्ध करने वाले सैनिकों को नहीं। आगामेम्नन चाहता है कि अखिलीज उसके सामने झुक कर रहे, लेकिन अखिलीज उसे राजा ही नहीं मानता। उसकी नजर में आगामेम्नन के अंदर वे गुण नहीं हैं जो एक सच्चे राजा में होने चाहिए और इसी वजह से वह उसे पसंद नहीं करता। आगामेम्नन कहता है कि आज बीच पर जो भी हीरे जवाहरात लूटे गए हैं वह सब उसे चाहिए और अखिलीज इसके लिए मान जाता है। लेकिन यहीं आगामेम्नन उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वह तुरंत अपने आदमियों से ब्रिसेइस को वहां बुलवाता है और कहता है कि उसे यह भी चाहिए। वह यह भी कहता है कि आज से हर रात वही उसे नहलाएगी और उसके साथ सोएगी। यह सुनते ही अखिलीज भड़क जाता है और तलवार निकालकर ब्रिसेइस के लिए युद्ध करने को तैयार हो जाता है। लेकिन ब्रिसेइस खुद अखिलीज को रोकती है और कहती है कि आज वैसे ही बहुत खून खराबा हो चुका है और वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से किसी एक और की जान जाए। अब युद्ध का अगला दिन आता है। आज की लड़ाई ट्रॉय की मेन लैंड पर होनी होती है, लेकिन अखिलीज कल की हरकत की वजह से गुस्से में होता है और इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेता। ट्रॉय और ग्रीस की सेनाएं आमने सामने होती हैं। हेक्टर और पेरिस आगे आकर आगामेम्नन और मेनेलाउस से बात करते हैं। आगामेम्नन हेक्टर के सामने 2 शर्तें रखता है और कहता है कि अगर ये मान ली जाएं तो युद्ध यहीं खत्म हो जाएगा। पहली शर्त यह है कि हेलेन को उसके भाई को लौटा दिया जाए एक 7 मेंटर के बीच में, और दूसरी यह है कि ट्रॉय उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे। वह कहता है कि वह ट्रॉय पर राज नहीं करेगा, राज उनका ही रहेगा, बस जब भी वह युद्ध के लिए बुलाएगा तो उन्हें आना पड़ेगा। हेक्टर दोनों ही शर्तें ठुकरा देता है और कहता है कि ट्रॉय का एक छोटा बच्चा भी किसी विदेशी
ताकत के आगे घुटने नहीं टेकेगा। इसके बाद पेरिस मेनेलाउस से एक की लड़ाई की बात करता है और कहता है कि जो जीतेगा हेलेन उसी की होगी। मेनेलाउस इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसके लिए पेरिस को हराना कोई बड़ी बात नहीं होती। लड़ाई शुरू होती है और मेनेलाउस पेरिस पर भारी पड़ने लगता है। वह अब पेरिस को मारने ही वाला होता है। तभी पेरिस भागकर हेक्टर के पैरों में गिर जाता है और अपनी जान बचाने की गुहार लगाता है। अपने भाई की हालत देखकर हेक्टर यह लड़ाई रुकवा देता है, लेकिन मेनेलाउस फिर भी नहीं मानता और पेरिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। हेक्टर अपने भाई को इस तरह मरते नहीं देख सकता और वह अपनी तलवार निकालकर मेनेलाउस को जान से मार देता है। यह देखते ही एगामेम्नोन की सेना ट्रॉय पर हमला कर देती है। हेक्टर पहले पेरिस को महल के अंदर सुरक्षित छोड़ता है और फिर खुद युद्ध करने के लिए बाहर आता है। इस युद्ध में हेक्टर उस योद्धा अजाक्स को मार देता है, जो बहुत ताकतवर योद्धा होता है। ट्रॉय की तरफ से चल रहे तीरों के सामने एगामेम्नोन की सेना टिक नहीं पाती। उसके कई सैनिक मारे जाते हैं और उसे पीछे हटने का आदेश देना पड़ता है। एगामेम्नोन को आज मुंह की खानी पड़ती है। इसके बाद एगामेम्नोन की सभा में नेस्टोर और ओडिसियस आज की लड़ाई पर बात करते हैं। ओडिसियस कहता है कि अब या तो उन्हें वापस लौट जाना चाहिए या फिर ग्रीस की इज्जत बचाने के लिए यहीं डटे रहना चाहिए। वह यह भी कहता है कि मेनेलाउस के मरने के बाद हेलेन लौटे या न लौटे, इससे अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एगामेम्नोन साफ कह देता है कि वह इस युद्ध को जीते बिना यहाँ से वापस नहीं जाएगा। यहाँ अखिलेस को मनाने की बात होती है। नेस्टोर कहता है कि उसे मनाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह है ब्रीसेस को उसे वापस कर देना। एगामेम्नोन कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह यह भी कह देता है कि उसने ब्रीसेस को अभी तक छुआ तक नहीं है, लेकिन वह यह मान लेता है कि उसने उसे अपने सिपाहियों को सौंप दिया है। इसके बाद जब वे सिपाही मिलकर ब्रिसेस को यातना दे रहे होते हैं, तभी अखिलीस वहां पहुंचता है। वह उनमें से एक को मार देता है और ब्रिसेस को अपने खेमे में ले आता है। उस रात ब्रिसेस और अखिलीस के बीच काफी बातें होती हैं। अखिलीस उसे देवताओं, जिंदगी और जीने के तरीके के बारे में बताता है। ब्रिसेस यह सब सुनकर हैरान और खुश होती है क्योंकि वह एक युद्ध बंदी होती है। अखिलीस चाहे तो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन वह उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके मन में ब्रिसेस के लिए एक नरम भावना होती है और उसी रात दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगले दिन कोई भी युद्ध नहीं होता। ओडिसियस फिर से अखिलेस के पास आता है और उसे युद्ध में हिस्सा लेने के लिए समझाता है, लेकिन अखिलेस साफ कह देता है कि वह इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा और अगली सुबह वापस चला जाएगा। इसके बाद पैट्रोक्लस भी आकर अखिलीस से युद्ध में उतरने के लिए कहता है, लेकिन अखिलीस उसे भी मना कर देता है, जिससे पैट्रोक्लस को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ ट्रॉय की सभा में प्रियम यह फैसला करता है कि आज रात ग्रीक्स पर आग के गोले बरसाए जाएंगे। हेक्टर इस फैसले के खिलाफ होता है और कहता है कि ऐसा करना गलत होगा। वह कहता है कि उन्हें पहले हमला करने देना चाहिए क्योंकि ट्रॉय की दीवारें बहुत ऊंची हैं और वे दुश्मन को आसानी से पीछे धकेल सकते हैं। लेकिन प्रियम उसकी बात नहीं मानता। इस फैसले की वजह से अगामेम्नोन की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और कई सैनिक मारे जाते हैं। इसके बाद अचानक अखिलीस अपने सैनिकों के साथ युद्ध में उतर आता है। उसे युद्ध करते देख सारे ग्रीक्स खुशी से भर जाते हैं क्योंकि जब भी अखिलीस युद्ध में उतरता है उनका हौसला कई गुना बढ़ जाता है। अखिलीस को युद्ध करते देख हेक्टर बाकी सबको छोड़कर उसी से युद्ध करने चला जाता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है और इसमें हेक्टर अखिलीस को मार देता है। लेकिन यहाँ सबको धोखा हो जाता है क्योंकि वह अखिलीस नहीं बल्कि पैट्रोक्लस होता है, जो अखिलीस के कवच में उसकी तरह ही युद्ध कर रहा होता है। इसके बाद यह युद्ध यहीं रुक जाता है। पैट्रोक्लस को मारने के बाद हेक्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह ओडिसियस को पैट्रोक्लस की लाश सौंपने के लिए कहता है और फिर अपने महल लौट जाता है। उसके मन में यह डर बैठ जाता है कि ट्रॉय सिर्फ अपनी ऊंची दीवारों के दम पर खड़ा है। अगर किसी भी तरह ग्रीक्स इन दीवारों के अंदर घुस गए तो पूरा ट्रॉय जलकर खाक हो जाएगा। हेक्टर को इस बात का गहरा एहसास हो चुका है कि ट्रॉय पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इसलिए वह अपनी वाइफ को एक सीक्रेट टनल दिखाता है। वह उससे कहता है कि अगर कभी भी ऐसा लगे कि हम यह वॉर हारने लगे हैं तो तुम जितने भी लोगों और नागरिकों को अपने साथ ले जा सको, उन्हें लेकर इस टनल के रास्ते यहाँ से सुरक्षित भाग जाना। इसी बीच रात के अंधेरे में अखिलीस का एक सैनिक उसे उसके भाई पैट्रोक्लस के मरने की खबर देता है। अपने भाई की मौत की खबर सुनते ही अखिलीस गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि वह पैट्रोक्लस से वाकई बहुत प्यार करता था और उसे खोने का गम उसके प्रतिशोध की आग को और भड़का देता है। अखिलीस पूरी श्रद्धा के साथ पैट्रोक्लस को अंतिम विदाई देता है और अगले ही दिन सुबह का सूरज निकलते ही वह हेक्टर से अपना हिसाब चुकता करने के लिए निकल पड़ता है। अखिलेस अकेले ही रथ पर सवार होकर हेक्टर के विशाल किले के बाहर पहुंचता है और उसे युद्ध के लिए ललकारता है। हेक्टर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए और अपनी मौत को सामने देखते हुए भी उससे लड़ने के लिए बाहर आ जाता है। इन दोनों महान योद्धाओं के बीच एक बहुत ही जबरदस्त और ऐतिहासिक फाइट होती है। इसमें कोई शक नहीं कि अखिलेस एक बेटर वॉरियर है, लेकिन हेक्टर भी उसे कड़ी टक्कर देता है और काफी बहादुरी से लड़ता है। पर अंत में नियति को कुछ और ही मंजूर था और हेक्टर अखिलेस के हाथों मारा जाता है। प्रतिशोध में अंधा होकर अखिलेस हेक्टर की बॉडी को अपने रथ के पीछे बांधता है और उसे पूरी दुनिया के सामने घसीटते हुए अपने खेमे की ओर ले जाता है। उस रात शोक में डूबा राजा प्रियम अपनी जान जोखिम में डालकर और सबसे छुपते छुपाते अखिलेस के खेमे तक पहुंच जाता है। वह अखिलेस के सामने हाथ जोड़कर विनती करता है कि वह उसके बेटे की डेड बॉडी उसे वापस कर दे ताकि एक पिता अपने बेटे को सम्मानजनक विदाई दे सके। राजा प्रियम के इस साहस और दुख को देखकर अखिलेस का दिल पसीज जाता है और वह अपनी हरकत पर शर्मिंदा होते हुए हेक्टर की बॉडी ससम्मान उन्हें लौटा देता है। बातचीत के दौरान अखिलेस प्रियम से पूछता है कि उनके देश में अंतिम संस्कार की रस्में कितने दिनों तक चलती हैं, तो प्रियम बताते हैं कि यह 12 दिनों का समय होता है। अखिलेस कहता है कि उसके देश में भी यह परंपरा 12 दिनों की ही है।
और वह वादा करता है कि जब तक ट्रॉय अपने राजकुमार का शोक मनाएगा तब तक ग्रीस की तरफ से ट्रॉय पर कोई हमला नहीं होगा। वह ब्रिसेइस को भी कैद से मुक्त कर देता है और राजा प्रियम के साथ वापस भेज देता है, जिससे ब्रिसेइस के मन में अखिलीज के लिए इज्जत दोगुनी हो जाती है। जब आगामेम्नॉन को यह पता चलता है कि अखिलीज ने उसकी अनुमति के बिना 12 दिनों के युद्ध विराम का वादा किया है तो वह बुरी तरह भड़क जाता है। वह चिल्लाता है कि अखिलीज होता कौन है बिना उससे पूछे इतना बड़ा फैसला लेने वाला। खैर 2-3 दिन शांति से बीत जाते हैं, लेकिन ग्रीक सेना के सामने अभी भी सबसे बड़ी चुनौती ट्रॉय की वो ऊंची दीवारें थीं जिन्हें पार किए बिना जीतना मुमकिन नहीं था। तभी चतुर ओडिसियस की नजर एक सिपाही के हाथ में मौजूद लकड़ी के घोड़े के खिलौने पर पड़ती है और उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है। ओडिसियस के आदेश पर ग्रीक सैनिक एक बहुत ही विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं और उसे ट्रॉय के तट यानी बीच पर खड़ा कर देते हैं। इसके बाद वे अपनी पूरी छावनी हटा लेते हैं और ऐसा नाटक करते हैं जैसे वे युद्ध हार कर वापस चले गए हों। जब राजा प्रायम और उनके मंत्री इस विशाल घोड़े को देखते हैं तो वे अचंभित रह जाते हैं। वह मौजूद पुजारी तर्क देते हैं कि ग्रीकों ने देवता अपोलो का मंदिर तोड़ा था और अब वे इस घोड़े के रूप में देवता पोसाइडन को उपहार देकर अपने पछतावा कर रहे हैं ताकि उनकी समुद्र के रास्ते वापसी सुरक्षित हो सके। पेरिस इस बात से सहमत नहीं था और वह इस घोड़े को मंदिर ले जाने के बजाय वहीं जला देने की सलाह देता है, पर प्रायम पुजारी की बात मान लेते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार कुल 12 मुख्य देवता हैं जिनमें समुद्र के देवता पोसाइडन भी शामिल हैं। घोड़े को बड़ी शान से ट्रॉय की दीवारों के अंदर लाया जाता है और जश्न मनाया जाता है, लेकिन असल में यह ग्रीकों की एक सोची समझी चाल थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा ट्रॉय जीत की खुशी में सो रहा होता है तब अखिलीज, ओडिसियस और बाकी योद्धा उस लकड़ी के घोड़े के गुप्त दरवाजे से बाहर आते हैं। वे खामोशी से वहां पहरा दे रहे सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं और ट्रॉय के मुख्य दरवाजे खोल देते हैं। बाहर तैयार खड़ी आगामेम्नॉन की विशाल सेना भूखे भेड़ियों की ट्रॉय के अंदर घुस जाती है और पूरे शहर को तहस नहस करना शुरू कर देती है। अखिलेस इस अफरा तफरी में केवल ब्रिसेइस को ढूंढ रहा होता है। ग्रीक सैनिक घरों को आग लगा देते हैं, बच्चों और बुजुर्गों को बेरहमी से मारते हैं और महिलाओं के साथ खुलेआम दरिंदगी करते हैं। इसी बीच मौका पाकर आगामेम्नॉन राजा प्रियाम की हत्या कर देता है। ब्रिसेइस यह सब देखकर अत्यंत परेशान होती है और देवता की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगती है। तभी आगामेम्नॉन पीछे से आकर उसे दबोच लेता है और उसके साथ बदतमीजी करते हुए कहता है कि वह उन होठों को चखना चाहता है जिन्हें अखिलीज ने चूमा। इसी छीना झपट्टी में ब्रिसेइस मौका पाकर एक तीखा चाकू निकालती है और आगामेम्नॉन की गर्दन में घोंप देती है, जिससे उस क्रूर राजा का अंत हो जाता है। आगामेम्नॉन के सैनिक ब्रिसेइस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी अखिलीज वहां पहुंचकर उन सैनिकों को खत्म कर देता है और ब्रिसेइस को बचा लेता है। लेकिन जैसे ही अखिलीज ब्रिसेइस को सहारा देकर उठाने लगता है, दूर खड़ा पेरिस उस पर तीरों की बौछार कर देता है। ब्रिसेइस चिल्लाकर पेरिस को रोकती है, पर वह नहीं मानता और एक के बाद एक कई तीर अखिलीज के शरीर में उतार देता है। अखिलीज अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वह ब्रिसेइस से विनती करता है कि वह उसे छोड़कर तुरंत यहाँ से निकल जाए क्योंकि पूरा ट्रॉय जल रहा है और उसकी जान भी खतरे में है। ब्रिसेइस भारी मन और आंखों में आंसू लिए पेरिस और बाकी जीवित बचे के साथ उस सीक्रेट टनल के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल जाती है। अखिलीज के प्राण निकल जाते हैं और जब सुबह ग्रीक सैनिक अपने सबसे महान योद्धा की लाश देखते हैं तो वे गहरे दुख और निराशा में डूब जाते हैं। राजा ओडिसियस अखिलीज को एक महान नायक की तरह पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई देते हैं और इसी के साथ इस महागाथा का अंत होता है। ट्रॉय एक अद्भुत हिस्टोरिकल ड्रामा है जो प्रसिद्ध ग्रीक कवि होमर की महाकाव्य कविता इलियड पर आधारित है। इसमें ट्रोजन वॉर के साथ साथ अखिलीज, हेक्टर और राजा प्रायम के पराक्रम की गाथा बताई गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। युद्ध के बाद ओडिसियस का अपने राज्य इथाका लौटने का सफर भी ओडिसी के नाम से मशहूर है, जहां उन्हें घर पहुंचने में 10 साल लग गए और कई राक्षसों तथा देवताओं के कोप का सामना करना पड़ा। अगर आपको यह कहानी और इतिहास का यह पन्ना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।